जनार्दन है और जनता के जुनून का नाम है जमहूरियत। भारत माता की, भारत माता की, जमहूरियत का जुनून जब परवान चढ़ता है तब सिंहासन डोलता है, बदलाव की आंधी चलती है। यही जनता है जो सिराखों पर बिठाती है, लेकिन जब एतबार उठता है तो जनता सुरमाओं का वजूद मिटा देती है। नेता नारों और वादों के जरिए भले ही लोगों को भटकाने की कोशिश करें, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अब जब चुनावी हवन चल रहा है, ये वक्त देश की सियासत को समझने का है, तारीख के पन्नों को पलटने का है। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब 2 साल के अंदर देश को 2 बड़े झटके लगे थे। जवाहरलाल नेहरू का निधन, लाल बहादुर शास्त्री की मौत, नेतृत्व के सवाल पर फिर दोराहे पर खड़ा था मुल्क। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नेहरू शास्त्री की विरासत कौन संभालेगा, इन सवालों का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज के कंधे पर आई। कांग्रेस के ज्यादातर नेता गुलजारी लाल नंदा के फेवर में थे, लेकिन कामराज की अगुवाई वाले सिंडिकेट को जो चेहरा सबसे ज्यादा मुफीद लगा वो था इंदिरा गांधी का। 2 साल के अंतराल में हिंदुस्तान ने 2 लोकप्रिय प्रधानमंत्री खोए। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश को लग रहा था कि एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जिस पर जनता विश्वास कर सके। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज का मानना था कि देश के सामने 2 विकल्प हैं, इंदिरा गांधी जो कि पंडित नेहरू की बेटी हैं, और उसके साथ साथ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक हठधर्मी व्यक्ति थे, ऐसा कामराज का मानना था, और कामराज को लगता था कि सिंडिकेट के लिए एक ऐसा व्यक्ति मुफीद होगा जो कि सिंडिकेट की बात कहे, सिंडिकेट की बात सुने और समझे, यानी कि कलेक्टिव लीडरशिप। लेकिन मोरारजी देसाई ने अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुति नहीं किया, यह भी साबित करने की कोशिश की वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में कामराज ने देश के सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और सांसदों से बात कर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए न सिर्फ नियुक्त करवाया, बल्कि ये सुनिश्चित भी किया कि मोरारजी देसाई कम से कम रास्ते में रोड़ा ना बने। इंदिरा गांधी सिंडिकेट की बातों को सुन रही थीं, और यही वजह थी कि उनके ऊपर एक नारा दिया गया, यूं कहे कि एक लेबल चिपका दिया गया, गूंगी गुड़िया। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर रायबरेली में हम इंदिरा के संघर्ष, इंदिरा की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान का पीएम बनना पूरी दुनिया के लिए बड़ी घटना थी। अमेरिका की टाइम्स मैगजीन की कवर पेज पर इंदिरा की तस्वीर थी। वो हिंदुस्तान का संकट काल था, देश की सुरक्षा का सवाल था और गंभीर खाद्य संकट से मुल्क को निकालने की चुनौती थी। उसके साथ ही 48 साल में देश की पहली महिला पीएम बने इंदिरा गांधी के सामने वजूद का संकट था। नेहरू की लाडली इंदू को कांग्रेस के दिग्गज पीएम इंदिरा का दर्जा देने को तैयार नहीं थे। कामराज ने इंदिरा से शास्त्री कैबिनेट के सारे मंत्री बनाए रखने को कहा। हालात से जूझ रही इंदिरा को पहली अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा 1967 के चुनाव के जरिए। ऐसा चुनाव जिससे इतिहास बदलने वाला था। इस चुनाव के जरिए इंदिरा को खुद को साबित करना था। ये तस्वीर बयां करती है कि चुनाव में उन्हें कितनी मुश्किल आई। भुवनेश्वर में चुनावी रैली के दौरान इंदिरा पर पथराव किया गया, जिससे उनकी नाक पर चोट भी लगी, लेकिन वो मैदान में डटी रही। इंदिरा ने जज्बा तो दिखाया, लेकिन रिजल्ट कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो हुई थी, लेकिन कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस का कद छोटा हो गया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट 4% घटा था। सीटें 361 से घटकर 283 रह गई थी। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। 8 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। 67 से 71 का वो दौर हिंदुस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, और वो इसलिए क्योंकि उस दौर में भाषा आधारित क्षेत्रवाद बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की अखंडता को चुनौती दे रहा था। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन बड़ा आयाम ले चुका था। दरअसल इतना बड़ा कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज अपनी ही सीट हार गए। एक ऐसा दौर उस वक्त आया जब पूरे देश में जहां कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, 8 प्रमुख राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो चुका था। केरल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस गायब हो चुकी थी। ये दरअसल सिर्फ इंदिरा गांधी की विफलता नहीं थी, ये दरअसल सिंडिकेट की विफलता थी, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी थी।
कांग्रेस सत्ता पर फिर काबिज हुई। इंदिरा गांधी खुद चुनाव जीत गई, लेकिन जो पार्टी का हाल हुआ उससे इंदिरा गांधी की हैसियत पर भी सवाल उठाए जाने लगे। संसद में विपक्षी दलों ने इंदिरा पर कटाक्ष किया। इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करने वालों में सबसे आगे थे राम मनोहर लोहिया। संसद में लोहिया ने इंदिरा गांधी को कई बार गूंगी गुड़िया कहा। काफी दिनों तक अखबारों में गूंगी गुड़िया की गूंज सुनाई देती थी। अगर मैं इंदिरा गांधी के 1967 से 71 की बात करूं, गूंगी गुड़िया उनका नाम रखा गया था। क्या वाकई में इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया थी उस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनका यही असेसमेंट किया था गूंगी गुड़िया का, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। किस आधार पर आप ये कहते हैं? उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो बताते हैं कि गूंगी गुड़िया बिल्कुल नहीं थी। जो उन्होंने चेंजेस राजनीति में वो लाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार तो वो बन गई प्राइम मिनिस्टर, तब राज्यसभा की सदस्य थी जी। लेकिन 67 से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया और रायबरेली से पहली बार संसद में वो MP बन करके गई। उसके बाद ही जो कार्य करना उन्होंने शुरू किया, उसी ने बता दिया कि वो गूंगी गुड़िया बिल्कुल नहीं थी। विरोधियों के तंज पर इंदिरा ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वक्त का इंतजार कर रही थी। सियासतदानों पर उन्हें भरोसा नहीं था, लिहाजा उन्होंने 5 वफादार नौकरशाहों की टीम बनाई थी, जिसकी अगुवाई PN हक्सर कर रहे थे। PN हक्सर ने इंदिरा को कुछ अहम नीतिगत फैसले लेने की सलाह दी। PN हक्सर के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सोच वामपंथ की तरफ लगातार आगे बढ़ रही थी। सोशलिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइजेशन पर जोर दिया। उसके साथ साथ प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात की। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस कोशिश को रोक दिया। इमेज जो थी उनकी, ये वो कॉमन मैन के लिए काम करती थी। बैंकों के नेशनलाइजेशन से बहुत बड़ा एक उन्होंने इरादा अपना दिखाया कि जो पैसा था वो उन्होंने छोटे किसानों के लिए पहली बार उनको ऋण की व्यवस्था की गई और इरिगेशन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए उनको लोन मिलने लगे, जो साहूकारों से उनको मुक्ति दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। बैंक का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण और शहरी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी गारंटी का ऐलान, ये ऐसे ऐलान थे जिससे पार्टी के युवा नेताओं में इंदिरा का समर्थन बढ़ने लगा। अब वो सिंडिकेट को टक्कर देने की स्थिति में आ गई थी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के जरिए इंदिरा को शक्ति प्रदर्शन का मौका मिल गया। देश में गरीबी बड़े पैमाने पर थी और उससे कहीं ज्यादा भूखमरी। 2 साल लगातार अकाल के बाद हिंदुस्तान को अनाज की जरूरत थी और इंदिरा गांधी ने दुनिया के तमाम देशों से सहायता मांगकर लोगों के लिए अनाज मुहैया कराया। उस वक्त जरूरत थी इंदिरा गांधी को अपना एक अलग अस्तित्व बनाने की, एक पहचान बनाने की। PN हक्सर उस वक्त इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव हुआ करते थे और उन पर इंदिरा गांधी काफी निर्भर किया करती थी। राष्ट्रपति का चुनाव सामने था, ऐसे में सिंडिकेट और कामराज चाहते थे कि नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने VV गिरी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। सिंडिकेट और कामराज को शिकस्त हासिल करनी पड़ी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस वक्त एक नई विचारधारा को सामने रखा कि सांसद अपने विवेक के आधार पर वोट कर सकते हैं, पार्टी की लाइन पर नहीं। यह पहला मौका था जब लोकतांत्रिक परंपराओं और परिपाटी को पार्टी के भीतर दरकिनार किया जा रहा था। वो जो बिखराव था, जो उस समय का कांग्रेस के अंदर एक महागठबंधन बना था, तो वो महागठबंधन उस समय मिलावटी साबित हुआ। इस चुनाव के जरिए देश को पहली बार इंदिरा की जोड़ तोड़ की सियासी शक्ति का एहसास हुआ। पहले पार्टी को तोड़ा, फिर CPI की मदद से सरकार बचाई। इंदिरा अब सियासत की माहिर खिलाड़ी बन चुकी थी। 1971 के चुनाव ने इंदिरा को सियासत के शिखर तक पहुंचा दिया। सिंडिकेट के साथ मोह भंग हो चुका था और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी। इंदिरा गांधी अपने दम पर चुनाव के मैदान में थी। 1971 का चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीता, सिंडिकेट से पीछा छुड़ाया और उसके साथ साथ गरीबी हटाओ और 10 पॉइंट प्रोग्राम के आधार पर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा नारा दिया जो कि हिंदुस्तान में आज भी हर नेता उस नारे के साथ ही अपने चुनाव की शुरुआत करता है। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। 1971 में इंदिरा का ये चुनाव अभियान हिट हो गया। भारी बहुमत से इंदिरा की सत्ता में वापसी हुई। लोकसभा की कुल 518 सीटों में से इंदिरा ने 352 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सिंडिकेट वाली कांग्रेस O को सिर्फ 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई। उनके नारों में एक नारा ये भी था, गरीबी हटाओ। उनके नारों में एक नारा ये भी था, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है।
जबकि भारत के गांव अभी रोशनी से बहुत दूर थे। और इंदिरा का गरीबी हटाओ, गरीब तो हमेशा राह देखता रहता। देश की सियासत में इंदिरा युग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी इंदिरा का कद और बढ़ने वाला था। देश के पूर्वी हिस्से में युद्ध का बवंडर उठ रहा था। इंदिरा गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार पर जनता को पूरा भरोसा था। गरीबी हटाओ आंदोलन जन जन में घुसा पड़ा था और हर व्यक्ति ये मानता था कि इंदिरा गांधी अपने वायदे को जरूर पूरा करेंगी। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। हिंदुस्तान में चुनाव के साथ साथ पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए, लेकिन उस वक्त बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर मुक्ति वाहिनी के साथ साथ एक अलग बयार चल रही थी। पाकिस्तान अपने ही हिस्से को अपने से अलग करने की सोच भी नहीं रहा था, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुजीबुर रहमान को उनका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा था। भारत ने इस मौके को ताड़ा और हिंदुस्तान ने मुक्ति वाहिनी को और मुजीबुर रहमान को समर्थन देना शुरू किया। मुजीबुर रहमान ने आज़ादी की घोषणा की और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को एक अलग देश के तौर पर स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने हिमाकत दिखाई, हिंदुस्तान पर हमला किया। और फिर क्या था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के जो छक्के छुड़ाए वो आज भी इतिहास में दर्ज है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकप्रियता की सभी चार्ट को अलग कर चुकी थीं। दरअसल उस वक्त ये चर्चा आम थी, इंदिरा इज दुर्गा, यानी कि इंदिरा गांधी दुर्गा के अवतार हैं। और हिंदुत्व की अपनी इस छवि को बल देती हुई इंदिरा देश के नेतृत्व में आगे बढ़ गई। सिर्फ 14 दिनों में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। मुल्क और दुनिया ने इंदिरा की नेतृत्व क्षमता को सलाम किया। 1972 में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर थी इंदिरा। इस समूची प्रक्रिया में इंदिरा गांधी की इमेज एक बड़े सशक्त नेता के रूप में उभर करके निश्चित रूप से सामने आती है। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्यपालिका और न्यायपालिका का टकराव उसी दौर में हुआ। हिंदुस्तान की तारीख में 1973 का साल काफी मायने रखता है। यही वो साल था जब संविधान बनाम संसद में कौन बड़ा है इसका फैसला कोर्ट ने किया। वो दौर उम्मीदों का भी दौर था। 1967-68 के नक्सलवाद के बवंडर के बाद 1971 का चुनाव उम्मीदों का सवेरा लेकर आया था। लोगों की उम्मीदों को 1972 में मशहूर कवि आलोक धनवा की कविता गोली मारो पोस्टर के कुछ अंशों से समझा जा सकता है। क्या इस आकस्मिक चुनाव के बाद मुझे बारूद के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? क्या 1972 के इस 20 अप्रैल को मैं अपने बच्चे के साथ एक पिता की तरह रह सकता हूँ? लेकिन लोगों की उम्मीदों से तर सियासत आत्ममुग्ध हो चुकी थी। कांग्रेस में व्यक्ति पूजा का आगाज हो चुका था। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे शब्द की जय, तेरे शाम की जय। ये अल्फाज तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ के हैं। कांग्रेस में राग दरबारियों का बोलबाला हो चुका था। श्रीलाल शुक्ल की मशहूर उपन्यास राग दरबारी का प्रकाशन वैसे तो 1968 में हुआ, लेकिन 1972 के बाद ऐसा लगा मानो देश की राजधानी दिल्ली उपन्यास के शिवपालगंज में तब्दील हो गई। 1971 के बाद सियासत में इंदिरा के बेटे संजय गांधी की सक्रियता नजर आने लगी। महज 33 साल की उम्र में ही संजय गांधी सत्ता और सियासत की धुरी बन गए थे। इंदिरा गांधी के निर्णायक फैसलों में संजय का दखल था। कांग्रेस में युवा संजय गांधी का असर बढ़ता जा रहा था। वहीं देश की सड़कों पर युवा गुस्से से उबल रहे थे। 1973 में अहमदाबाद के कॉलेज कैंटीन से शुरू हुआ छात्र आंदोलन पूरे देश में फैल गया और उसकी अगुवाई कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। पटना के गांधी मैदान से जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो दिल्ली का सिंहासन डोलने लगा। लेकिन जिस घटना ने इंदिरा को हिलाकर रख दिया था वो था एक मुकदमा। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मुश्किलों में घिरे इंदिरा सरकार के खिलाफ विरोधियों ने यही नारा बुलंद किया। रामलीला मैदान में जेपी की रैली में पहली बार ये नारा सुनाई पड़ा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की ये पंक्तियां सरकार विरोधी मुहिम का हिस्सा बन गई। इसके बाद इंदिरा सरकार ने जो कदम उठाया उसने देश को हिलाकर रख दिया। 25 जून 1975 हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू कर दी। संजय गांधी ने मशवरा दिया कि देश में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए और संजय गांधी के मशवरे पर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया।
इमरजेंसी के साथ ही विपक्ष के सभी नेता जयप्रकाश नारायण सहित इन सबों को जेल में भर दिया गया। छात्रों को बड़े पैमाने पर जेल में भरा जा रहा था। नौकरशाहों को ज्यादा से ज्यादा ताकत मिल चुकी थी और वो अपनी ताकत का दुरुपयोग भी कर रहे थे। कहा जाता है कि संजय गांधी 35 सालों तक देश में इमरजेंसी लागू रखना चाहते थे, लेकिन इंदिरा ने 21 महीने में इमरजेंसी खत्म करने का फैसला ले लिया। इसके साथ ही चुनाव का भी ऐलान कर दिया गया। सपने में किसी ने नहीं सोचा था कि रायबरेली से इंदिरा गांधी राजनारायण के मुकाबले चुनाव हार जाएंगी। इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि अमेठी से संजय गांधी भी चुनाव हार गए एक ऐसे प्रत्याशी के द्वारा जिसे शायद कोई जानता तक नहीं था। जब भी किसी तख्त नशी को अपने खुदा होने पर यकीन होने लगता है, जमहूरियत उसे उसकी हैसियत का एहसास करवाती है। 1977 के चुनाव से इंदिरा को भी इसका एहसास हो गया। इस चुनाव से हिंदुस्तान के सियासत में एक नए युग की शुरुआत हुई, बदलाव की शुरुआत हुई और विकल्प की शुरुआत हुई।